चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कंज्यूमर जायंट टाइटन कंपनी की Q4 FY26 अर्निंग्स रिपोर्ट के बारे में। एक ऐसी रिपोर्ट जिसका पूरा मार्केट सांस रोके इंतजार कर रहा था। अब 28 अप्रैल को इन आंकड़ों के आने से ठीक पहले मार्केट का माहौल कैसा था? काफी बेचैनी थी, राइट? ग्लोबल मैक्रो लेवल पर इतनी अनसर्टेनिटी जो चल रही है, हर इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि क्या टाइटन इन मुश्किल हालातों में खुद को संभाल पाएगा या फिर मार्केट की उम्मीदों पर पानी फेर देगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि Q4 को लेकर मार्केट की आखिर उम्मीदें क्या थी। यूनिवेस्ट की प्री अर्निंग्स एस्टिमेट्स को अगर हम एक बेंचमार्क माने तो एनालिस्ट को लग रहा था कि कंपनी का रेवेन्यू करीब 13,500 से 14,500 करोड़ रुपए के बीच आएगा और जो शुद्ध मुनाफा है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो लगभग 700 से 800 करोड़ के आसपास रहेगा। देखिए, उन्होंने शादियों के सीजन के फायदे और सोने की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उन दोनों बातों को ध्यान में रखकर एक बैलेंस अनुमान लगाया था। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब 8 मई को SEC फाइलिंग सामने आई और यकीन मानिए इन असली आंकड़ों ने मार्केट के अनुमानों के बिल्कुल परखच्चे उड़ा दिए। ध्यान दीजिएगा, टाइटन ने हैरान करने वाला 20,300 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड टोटल इनकम रिपोर्ट किया। जिस मार्केट को लग रहा था कि आंकड़ा 14,500 करोड़ की छत पर रुक जाएगा, टाइटन ने उस लिमिट को पूरी तरह से तोड़ दिया। लिटरली ये कंपनी के इतिहास के सबसे शानदार क्वार्टर्स में से एक बन गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने भी सबको चुका दिया। जहां अनुमान 800 करोड़ का था, वहां असली मुनाफा एक विशाल आंकड़े यानी 1,179 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। क्या जंप है ये! आप इस ऑफिशियल ऑडिटेड SEC डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। ये रॉ डेटा साफ दिखाता है कि जिसे हम कंसोलिडेटेड टोटल इनकम कहते हैं, उसने दरअसल 46% की एक धमाकेदार ग्रोथ दर्ज की है। और एक और बड़ी बात, इस क्वार्टर के साथ ही कंपनी ने इस साल 75,000 करोड़ रुपए के विशाल माइलस्टोन को भी पार कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर टाइटन ने ये बड़े आंकड़े हासिल कैसे किए। चलिए इनके अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के हिसाब से इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इनकम के इस बंटवारे को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ज्वेलरी सेगमेंट का दबदबा यहाँ कितना ज्यादा है। करीब 18,195 करोड़ रुपए के साथ इस अकेले सेगमेंट ने रेवेन्यू के मामले में वॉचेस और आई केयर जैसे डिविजन्स को अपने आगे बहुत छोटा साबित कर दिया है। तो सीधे चलते हैं इस पूरी कहानी के मेन ग्रोथ इंजन पर, जो कि है इनका ज्वेलरी बिजनेस। Q3 के मजबूत मोमेंटम को बनाए रखते हुए इस सेगमेंट ने पिछले साल के मुकाबले 50% की एक्सेप्शनल ग्रोथ दर्ज की। और देखिए, ये अपने आप नहीं हो गया, इसके पीछे काफी कमाल के स्ट्रेटेजिक मूव्स थे, जैसे कि GCC रीजन के हेरिटेज ब्रांड दमास ज्वेलरी में 27% हिस्सेदारी खरीदना, साथ ही भारत में 27 नए स्टोर्स खोलना और पेरिस कुट्यूर वीक जैसी जगह पर अपने नए डेजर्ट डायमंड्स कलेक्शन को पेश करना इनके ग्लोबल और डोमेस्टिक डोमिनेंस को बढ़ाने का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा वो ये कि भले ही यूनिवेस्ट की रिपोर्ट ने सोने के महंगे दामों और उनके उतार चढ़ावों को एक बड़ा रिस्क बताया था, खरीदारों का जोश और विश्वास बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट साफ बताता है कि रिकॉर्ड हाई प्राइसेस होने के बावजूद लोगों ने गोल्ड पर अपना भरोसा बनाए रखा, एक आभूषण के रूप में भी और एक जबरदस्त वैल्यू स्टोर के रूप में भी। चलिए अब बात करते हैं वॉचेस, आई केयर और उनके कुछ नए इमर्जिंग बिजनेसेस की। हालांकि ज्वेलरीज इस क्वार्टर का असली स्टार था, पर दूसरे सेगमेंट्स ने भी स्थिर योगदान दिया है। वॉचेस सेगमेंट की टोटल इनकम 8% बढ़कर 1,222 करोड़ रुपए हो गई। इसमें एनालॉग वॉचेस का बड़ा हाथ रहा, जिसमें 15% की बढ़त हुई, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड से है। और मजेदार बात यह है कि यह तब हुआ जब स्मार्ट वॉचेस की वॉल्यूम लगभग 50% गिर गई थी। काफी इंटरेस्टिंग शिफ्ट है ना? इसके अलावा आई केयर डिवीजन ने अपना डबल डिजिट मोमेंटम बरकरार रखा और 17% की ग्रोथ के साथ 227 करोड़ की इनकम दर्ज की। साथ ही इनके इमर्जिंग बिजनेसेस जैसे कि स्किन फ्रेग्रेंसेस और IRTH वुमेन्स बैग्स में भी शानदार वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली। अब जरा नंबर्स और फाइनेंशियल आंकड़ों की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं ताकि असली प्रॉफिटेबिलिटी समझ आए। बैलेंस शीट के इस हिस्से को देखिए, ये टेबल बिल्कुल साफ कर देता है कि टाइटन ने सिर्फ अपना टॉप लाइन रेवेन्यू ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि मुनाफे के हर एक मेट्रिक में डबल डिजिट की बड़ी छलांग लगाई है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 28% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 35% का इजाफा एक बेहद शानदार और हेल्दी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। ये स्टैंड अलोन ऑडिटेड रिजल्ट्स एक और पहलू बयान करते हैं।
ये दिखाते हैं कि मटेरियल कंजम्पशन और एम्प्लॉय बेनिफिट्स जैसे खर्चे भी इस मैसिव रेवेन्यू जंप के साथ पैमाने पर बढ़े हैं, जो कि लॉजिक के हिसाब से ठीक भी है। जब रेवेन्यू इतनी तेजी से स्केल करता है तो ऑपरेशन कॉस्ट भी उसी अनुपात में नेचुरली बढ़ते ही हैं। तो इन सभी हैरान करने वाले आंकड़ों को समझने के बाद अब आगे क्या? आइए रिस्क और प्राइस टारगेट्स को फिर से एक नजर देखते हैं। देखिए, अर्निंग्स आने से पहले स्टॉक लगभग 3,200 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। एनालिस्ट्स ने अगले 12 महीनों के लिए इसका टारगेट 3,300 से 4,000 रुपए के बीच सेट किया था। यह पूरी तरह इस पर निर्भर था कि क्या टाइटन उन शुरुआती अनुमानों को क्रॉस कर पाएगा, और जैसा कि हमने अभी देखा, उन्होंने इससे कहीं आगे बढ़कर परफॉर्म किया है। पर इतने कमाल के रिजल्ट्स के बावजूद कंपनी की लीडरशिप हवा में नहीं उड़ रही है, बल्कि बेहद सतर्क है। एमडी अजय चावला ने यह क्लियरली बताया है कि आगे बढ़ते हुए मैक्रो उतार चढ़ाव और फ्रेजाइल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इसलिए आगे उन्हें अपनी अप्रोच में बेहद चौकन्ना रहना होगा। जो आखिर में हमें इस दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है, Q4 में इस ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के बाद क्या ये रिटेल जायंट आने वाले नए साल में इन सारे ग्लोबल रिस्क्स और मैक्रो उतार चढ़ाव के बीच इस धमाकेदार रफ्तार को बरकरार रख पाएगा? ये वाकई एक ऐसी कहानी है जिस पर आगे हम सबकी नजर जरूर होनी चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।